नमस्कार। बीएससी तृतीय वर्ष के छात्र छात्राओं का स्वागत है आज के लेक्चर में। आज हम जीन उत्परिवर्तन का अंतिम भाग ले रहे हैं और जिस अंतिम भाग के अंदर हम फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन की बात करेंगे, फ्रेम विस्थापन उत्परिवर्तन की बात करने जा रहे हैं। ये जो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन है, इसके अंतर्गत जो डीएनए श्रृंखला होती है उसमें एक या एक से अधिक नाइट्रोजन क्षार को जोड़ दिया जाता है या वहां से निकाल दिया जाता है। तो विलोपन के माध्यम से या परिवेशन के माध्यम से ये प्रक्रिया की जाती है और जिसके कारण जो उत्परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे हम फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं। फ्रेम विस्थापन उत्परिवर्तन कहलाता है। इस चीज को समझने के लिए हम एक सामान्य जो डीएनए श्रृंखला है उसको लेते हैं, एक रज्जु लिया हमने यहाँ, और उसके अंदर जो क्रम है एक नाइट्रोजन क्षार का वो इस प्रकार से पाया जाता है। ATC, CGC, ATTA, CCG, GCT, TAC, ये क्रम है नाइट्रोजन क्षार का इसके अंदर जो उपस्थित है। और इनके जो जोड़े बनाए हैं उन्होंने तीन के जोड़े बनाए हैं जो कोडोन कहलाते हैं जेनेटिक कोड के अंतर्गत। तो ये ATC एक जोड़ा है, CGC एक जोड़ा है, TTA एक जोड़ा है, CCG एक जोड़ा है, GCT एक जोड़ा है और TCA ये अन्य कोडोन है। इस प्रकार से विभिन्न कोडोन यहाँ पाए जाते हैं। अब हमने इसमें एक एडेनाइन नाम का नाइट्रोजन क्षार का प्रवेशन करा दिया है, उसको अतिरिक्त रूप से इसमें जोड़ दिया है। वो हमने यहाँ G और C के मध्य में इसको जोड़ा है। तो इसके कारण जो क्रम में परिवर्तन होता है, जो कोडोन में की जो सीक्वेंस होती है उसमें जो परिवर्तन होता है वो इस प्रकार से पाया जाता है कि यहाँ हमने ATC जो पहले वाला है कोडोन वो उसी प्रकार से रहता है और जो CGC कोडोन था उसका परिवर्तन CGA में हो गया है। इसके आने से TTA का CTD में हो गया है, CCG का ACC में हो गया है, GCT का GGC में हो गया है और TAC का TTA में हो गया है। तो ये कोडोन जो पहले थे वो सबके सब परिवर्तित हो जाते हैं एक सिंगल जो नाइट्रोजन क्षार है उसके प्रवेशन के कारण। यदि हम इसमें से एक नाइट्रोजन क्षार को निकाल लें तब क्या परिवर्तन होगा? हमने यहां से ये G था इसको निकाल लिया है, इसको विलोपित कर लिया है, तब इसका जो उत्परिवर्तन होगा, जो इसमें परिवर्तन होगा सीक्वेंस में, वो किस प्रकार से होगा? ATC उसी प्रकार से है, ये CGC था वो CCT में परिवर्तित हो गया है, TTA TAC में परिवर्तित हो गया है, CCG CGG में परिवर्तित हो गया है, GCT CTT में परिवर्तित हो गया। तो ये जो कोडोन है ये सबके सब परिवर्तित हो जाते हैं उस स्थल से आगे जहां हमने किसी चीज को जोड़ा है या एक नाइट्रोजन से निकाला है। तो जो परिवर्तन साइट है, स्थल है, उससे आगे के जितने कोडोन होते हैं सब में परिवर्तन उत्पन्न हो जाता है इस फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के कारण। तो इस जो प्रक्रिया है ये सब फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन उत्परिवर्तन कहलाती है। ये जो प्रकार हैं फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन के वो दो प्रकार के पाए जाते हैं, एक डिलेशन विलोपन उत्परिवर्तन है, एक प्रवेशन उत्परिवर्तन होता है। डिलेशन उत्परिवर्तन के अंतर्गत किसी भी डीएनए श्रृंखला से हम एक या एक से अधिक नाइट्रोजन क्षार को वहां विलोपित कर देते हैं, निकाल लेते हैं और जिसके कारण ये उत्परिवर्तन उत्पन्न होता है फ्रेम शिफ्ट डिलेशन म्यूटेशन। इंसर्शन म्यूटेशन ये जो उत्परिवर्तन है इसके अंतर्गत हम एक या एक से अधिक जो नाइट्रोजन क्षार होते हैं उसको वहां अतिरिक्त रूप से जोड़ देते हैं किसी भी डीएनए श्रृंखला के अंतर्गत और उसके कारण जो परिवर्तन उत्पन्न होगा वो इंसर्शन म्यूटेशन फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहलाएगा। तो ये दो प्रकार के म्यूटेशन होते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के। अब हम बात करते हैं जो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होता है वो किस प्रकार से उसकी उत्पत्ति होती है। तो कई प्रकार के जो म्यूटाजीन्स होते हैं, जैसे एक्रिडीन जो डाई है वो इसमें एक म्यूटाजीन्स के रूप में कार्य करती है। जो एमिनो 5 एमिनो एक्रिडीन है, प्रोफ्लेविन है, ये दो जो म्यूटाजीन्स होते हैं
वो इस प्रकार की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। ये एक डीएनए का एक मॉलिक्यूल है जिसमें दो रज्जु हैं, 3 to 5 और 5 to 3, ये दो रज्जु यहाँ पाए जाते हैं। उसके अंदर ये जो विभिन्न प्रकार के नाइट्रोजन युग्मक हैं ये पाए जाते हैं, AT, TA, CG, GC, AT। ये जो विभिन्न प्रकार के नाइट्रोजन क्षार हैं ये विभिन्न हाइड्रोजन बंध के द्वारा बंधित पाए जाते हैं और दोनों श्रृंखला को एक दूसरे से बंधित रखते हैं। अब एक्रिलीन जो डाई है वो जो रेप्लिकेशन क्रिया होती है, प्रथम रेप्लिकेशन प्रक्रिया के अंतर्गत ये इस डीएनए मॉलिक्यूल में एंटर कर जाती है, प्रवेश कर जाती है और दो प्यूरिन के मध्य में जो पास के दो प्यूरिन जो नाइट्रोजन क्षार हैं उनके मध्य में अपने आप को स्थापित कर लेती है और इसके स्थापित होने के कारण जब डिस्टेंस है दो प्यूरिन के मध्य में 3.4 से 6.8 हो जाता है, जस्ट डबल हो जाता है और इसके कारण यहाँ एक अतिरिक्त स्थान उत्पन्न हो जाता है, गैप जो बीच में है वो बढ़ जाता है। जब ये सेकेंड रेप्लिकेशन प्रक्रिया होगी तब इस रिक्त स्थान के अंदर एक नया जो नाइट्रोजन क्षार है युग्मक है वो प्रवेश करके इसको जो इसकी सीक्वेंस है उसमें परिवर्तन उत्पन्न कर देता है और यहाँ ये जो स्थल की दूरी बढ़ गई है, यहाँ से एक युग्मक जो है क्षार युग्मक वहां से निकल जाता है और विलोपन क्रिया को उत्पन्न करता है और इसके कारण ये विलोपित जो डीएनए जो मॉलिक्यूल है वो प्राप्त होता है। तो दोनों केसेस के अंदर एक में अतिरिक्त नाइट्रोजन क्षार आकर जुड़ गया है, इसमें से एक नाइट्रोजन क्षार यहाँ से विलुप्त हो गया है। दोनों प्रक्रियाएं यहाँ इस प्रकार से पाई जाती हैं और जो कोडोन होते हैं उसमें परिवर्तन उत्पन्न कर देती हैं। तो इस प्रकार से ये जो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होता है इसकी उत्पत्ति पाई जाती है। तो विलोपन क्रिया है ये वाली, ये एक तरीके से और आती है जब एल्कलाइजेशन करते हैं प्यूरिन जो हमारे वो नाइट्रोजन क्षार होते हैं इनको एल्कलाइटिंग जो एजेंट होते हैं उनके द्वारा एल्कलाइजेशन करेंगे तो इसके कारण डिप्यूरिनेशन प्रक्रिया पाई जाती है और डिप्यूरिनेशन प्रक्रिया के अंतर्गत तो प्यूरिन जो नाइट्रोजन क्षार है वो डीएनए श्रृंखला से बाहर निकल जाते हैं और ये विलोपन जो स्थिति है उत्पन्न कर देते हैं। तो इस प्रकार से जो विलोपन है और जो इंसर्शन है ये दो प्रक्रियाओं के तहत ये फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन उत्पन्न होता है। अब हम बात करते हैं कि जीन म्यूटेशन है, जो पॉइंट म्यूटेशन है, बिंदु उत्परिवर्तन है, उसके क्या महत्व है। ये जो प्रतिस्थापन प्रकार का जो उत्परिवर्तन था उसके अंतर्गत डीएनए श्रृंखला में केवल एक नाइट्रोजन क्षार होता है, उसका प्रतिस्थापन दूसरे क्षार के द्वारा कर दिया जाता है और इसके कारण केवल एक कोडोन में परिवर्तन उत्पन्न होता है और उस कोडोन के परिवर्तन के कारण जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण होता है ट्रांसलेशन प्रक्रिया के अंतर्गत, उसके अंतर्गत केवल एक एमिनो एसिड ही परिवर्तित पाया जाता है उस पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में, क्योंकि एक कोडोन में ही परिवर्तन उत्पन्न हुआ है। लेकिन और इसके कारण मान लीजिए एक एमिनो एसिड परिवर्तित हो गया है पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में, इसका जो असर होता है काफी कम होता है, नगण्य होता है, क्योंकि जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला एक एंजाइम के रूप में कार्य कर रही है तो ये जो एमिनो एसिड जो परिवर्तित हो गया है ये उसकी एक्टिव साइट में होगा नहीं होगा। यदि एक्टिव साइट में ये एमिनो एसिड का परिवर्तन नहीं है तो जो एंजाइम की गतिविधि है उस पर कोई भी परिवर्तन उत्पन्न नहीं होता है। जो पूरी संरचना होती है एंजाइम्स की उस प्रोटीन से बनी होती है, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से बनी होती है, जिसमें विभिन्न अमीनो एसिड भाग लेते हैं। लेकिन उस एंजाइम्स के कुछ स्थल सक्रिय स्थल के रूप में कार्य करते हैं जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी को समापन या एंजाइम एक्टिविटी को दर्शाते हैं। यदि उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, सक्रिय स्थल है वह परिवर्तन नहीं होता, तब इसकी जो परिणाम है इस प्रकार के प्रतिस्थापन का वो खत्म हो जाता है, कोई भी प्रकट नहीं होता है। और यदि इसके अंदर जो एक्टिव साइट होती है उसमें ये अमीनो एसिड आ गया है, परिवर्तित अमीनो एसिड, तब उसकी जो क्रियाशीलता है उसे परिवर्तन उत्पन्न हो सकता है, लेकिन ये संभावनाएं काफी कम होती हैं। लेकिन ये जो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होता है, फ्रेम जो विस्थापन उत्परिवर्तन है, इसके कारण
संपूर्ण पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला पूर्णतः परिवर्तित हो जाती है, क्योंकि ये कोडोन जो होते हैं जहां परिवर्तन स्थल है उससे आगे के समस्त कोडोन में परिवर्तन उत्पन्न हो जाता है, और जिस कारण जो अमीनो एसिड की सीक्वेंस है वो पूर्णतः परिवर्तित हो जाती है, और जो प्रोटीन बनता है इसके कारण वह पूर्णतः भिन्न प्रकार का पाया जाता है। तो ये एक प्रकार से काफी खतरनाक परिणाम के रूप में उत्पन्न होता है, जिससे जंतु की जीव की मृत्यु हो जाती है। तो ये इसके महत्व है जीन म्यूटेशन के, पॉइंट म्यूटेशन के। नेक्स्ट टाइम हम जो म्यूटाजीन्स होते हैं उसके संबंध में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।